8वां क्वेश्चन देखेंगे। समांतर श्रेणी 17, 14, 11 डॉट डॉट -40 का अंत से छठवां पद ज्ञात कीजिए। अंत से छठवां पद ज्ञात करना है। इसमें देखेंगे ए बराबर 17, डी इक्वल टू 14 माइनस 17 बराबर -3। समांतर श्रेणी में अंत से n वां पद बराबर होता है L माइनस n-1 इंटू टी। जहाँ L अंतिम पद है, L अंतिम पद है, तो यहाँ पर देखेंगे कि हमें छठा पद निकालना है। तो अंत से छठवां पद बराबर हो जाएगा L आपका -40। यहाँ देखेंगे L बराबर जो है ये -40 है अंत का, तो यह हो जाएगा -40 -6 -1 इंटू -3। यहाँ ये देखिए हो जाएगा -40 -6 में से क्या 5 इंटू -3। ये हो गया -40। यहाँ माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होगा, प्लस हो जाएगा 15 इक्वल टू हो जाएगा ये आपका -25। यह अंत से जो है इसका छठा पद -25 होगा। यहाँ देखेंगे 9वां क्वेश्चन। एक समांतर श्रेणी में a बराबर 10, d बराबर 5 तथा n बराबर 100 हो तो a100 का मान ज्ञात कीजिए तथा समांतर श्रेणी में अंत से 50वां पद ज्ञात कीजिए। यहाँ देखेंगे कि a बराबर 10, d बराबर 5, n बराबर 100 तो a100 100वां पद इसको कहा जाए। a100 बराबर हो जाएगा आपका 10a प्लस n-1, n का मान 100 इंटू डी का मान 5। यह बराबर हो जाएगा 10 गुणे 5, 10 99 5 का गुणा कर देंगे और यह हो जाएगा 495 इक्वल टू हो जाएगा 505। यह हम कहें कि यह अंतिम पद भी कहा जा सकता है। a100 को हम L भी कह सकते हैं। यह अंतिम पद है और अंत से 50वां पद निकालना है। अंत से 50वां पद बराबर हो जाता है L माइनस n-1 इंटू डी। L का मान आप 505 50 -1 इंटू डी का मान 5
या 505। 50 में से 1 घटा देंगे, यह हो जाएगा 49 गुणे 5, 505। 5 9 45 और 5 24, 4 24, 245 हो जाएगा। और यह घटाएंगे इसमें से तो यह हो जाएगा आपका 260। इस तरह से अंत से जो है 50वां पद जो है आपका 260 हो जाएगा। यहाँ देखेंगे 10वां क्वेश्चन। एक फुलवारी की पहली पंक्ति में 43, दूसरी पंक्ति में 41, तीसरी पंक्ति में 39 इत्यादि गुलाब के पौधे हैं। यदि फुलवारी की आखिरी पंक्ति में 11 गुलाब के पौधे हैं तो फुलवारी में कुल पंक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। यह देखेंगे कि यह एक समांतर श्रेणी में 43, 41, 39 और अंतिम पंक्ति में 11 पौधे हैं। यहाँ पर ए बराबर हो गया 43, डी बराबर हो जाएगा 41 43 बराबर -2 और अंतिम पद यल बराबर 11। इसको यल या हम इसको एन भी मान सकते हैं। तो यहाँ देखेंगे एन या इक्वल टू यल बराबर हो जाएगा ए प्लस n-1 इंटू डी। यल का मान आप रख देंगे यहाँ 11, ए का मान 43 प्लस n-1 इंटू डी -2। इस प्रकार आप ये देखेंगे कि यह हो जाएगा 43, इससे इसमें गुणा होगा तो ये -2n माइनस ये +2 हो जाएगा। 43 के साथ 2 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 45 2n बराबर 11। इधर पक्षांतर करना है एक साइड में तो यह हो जाएगा 2n बराबर हो जाएगा 45 - 11 पक्षांतर करने से, और यह 45 में से 11 घटेगा तो यह हो जाएगा 34। या n बराबर 34/2 बराबर 17। यह 17 पंक्तियां होंगे। इस प्रकार यह 17 पंक्तियां आपकी हो जाएंगी। 11वां क्वेश्चन है। एक व्यक्ति ऋण का भुगतान ₹100 की प्रथम किस्त से शुरू करता है। यदि वह प्रत्येक किस्त में ₹5 प्रति माह बढ़ाता है तो 30वीं किस्त की राशि क्या होगी? प्रथम किस्त $100, दूसरी किस्त बराबर 100 धन 5 बराबर 105, तीसरी किस्त
100 धन 5 धन 5 110। इस प्रकार आप ये देखेंगे कि समांतर श्रेणी 100 105 110 115 इस तरह की समांतर श्रेणी आपकी बनेगी, जिसमें आपका ए बराबर 100, डी बराबर 100 बराबर 5। अब आपको जो है 30वीं किस्त निकालना है, तो 30वीं किस्त A30 बराबर हो जाएगा, ए का मान आप रख दीजिए। ए का मान है 100 प्लस n-1, n का मान 30 - 1 इंटू डी 5 हो जाएगा। ये हो जाएगा 100 प्लस 29 गुणे 5, 100 प्लस 29 में 5 का आप गुणा कर देंगे और ये हो जाएगा 145 बराबर हो जाएगा 245। यह इतना रुपया जो है उसका 30वां किस्त जो है ये इतना हो जाएगा। बारहवां क्वेश्चन देखेंगे, 10 तथा 300 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं होंगी जिसको 4 से भाग देने पर शेषफल 3 आए। 10 तथा 300 के बीच भाग देने पर 4 से भाग देते हैं, तो आप ये देखेंगे कि 10 से ऊपर भाग देना है और उसमें भाग देने पर 3 शेष आ जाए, तो 4 या 12 3 15, क्योंकि 10 से अधिक होना है तो 4 या 12 और 3 15 यह आपका पहली संख्या हो जाएगी। तो इस तरीके से देखेंगे कि पहली संख्या जो श्रेणी बनेगी वो आपकी हो जाएगी पहली संख्या 15, दूसरी संख्या, अब इसमें आप 4 से भाग देना तो 4 4 जोड़ते चले जाइए, तो यह हो जाएगा 19, 23 और लास्ट में जो है आपका आएगा 299। 4 से भाग देने पर आप देखेंगे कि यह 3 शेष भी बचे, तो 299 यह अंतिम आएगा। माना अब मान लेते हैं कि कुल जो है n संख्या होंगी, माना कुल n संख्याएं होंगी, तो आप ये देखें कि यहाँ a बराबर 15 हो गया, d बराबर 19 माइनस 15 बराबर 4 हो गया, an या अंतिम संख्या l बराबर 299 होगी। तो इसमें जो है आप देखेंगे कि an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी से मान रखने पर आप देखेंगे कि यह हो जाएगा 299 बराबर a का मान 15 प्लस n आपको निकालना ही है n-1 इंटू डी का मान 4, 15 प्लस इससे इसमें गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 4n-4, या यह 15 में से 4 घट जाएगा, माइनस है तो यह होगा 11 प्लस 4n 299, या हम यह कर सकते हैं 4n बराबर 299 ऋण 11 बराबर हो जाएगा
288 या n बराबर हो जाएगा 288/4 इक्वल टू 4 सत्ते 28 और 4 दूना 8 72। इस प्रकार आप देखेंगे कि 72 संख्याएं इसमें यह आपकी होंगी। देखेंगे 13वां क्वेश्चन, यदि 500 की राशि को 8% वार्षिक ब्याज की दर से निवेश किया जाता है तो प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज की गणना कीजिए। क्या प्रत्येक वर्ष के अंत में प्राप्त ब्याज समांतर श्रेणी में है? क्या 30 वर्ष के अंत में प्राप्त ब्याज भी ज्ञात कीजिए। इसमें देखेंगे आपके मूलधन जो है, मूलधन P बराबर जो है 5000, दर R बराबर 8% वार्षिक। तो अगर यह समय जो है वार्षिक का मतलब एक समय, तो साल के अंत में जो है, साल के अंत में पहले साल के अंत में ब्याज बराबर होता है आपका P गुणे R गुणे T बटा 100, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। ये फार्मूला है ब्याज का, साधारण ब्याज का। तो इसमें यदि आप मान रख देते हैं तो यह हो जाएगा 5000 गुणे 8 गुणे 1 बटा 100। ये 2 जीरो कैंसिल कर दीजिए, 8 बचे 40। ये 400 रुपये जो है ये पहले वर्ष साल के अंत में ब्याज होगा। दूसरे साल के अंत में इसमें आप क्या करें कि अगर दूसरे साल के अंत में फार्मूले से निकालते हैं तो भी आप देखेंगे कि 5000 गुणे 8 गुणे 2 हो जाएगा और यह बटा 100 होगा। तो यहाँ भी यही बात होगी, 2 का गुणा हो जाएगा तो यह हो जाएगा 800। तीसरे साल के अंत में आप चाहें तो इसे डायरेक्ट ही लिख दें कि जैसे 400 में 2 का गुणा हो गया तो यह 400 गुणे 3 बराबर हो जाएगा 1200। इस प्रकार यह समांतर श्रेणी जो है अतः समांतर श्रेणी चार 800 1200 इस प्रकार बनेगी। 30 वर्ष के अंत में ब्याज की राशि क्या होगी, इसके लिए देखें इस प्रकार ये राशि बनेगी। ये प्रथम पर ए हो गया, इसमें से घटाने पर इसका डी मालूम हो जाएगा। तो यहाँ 30 वर्ष के अंत में ब्याज बराबर हो जाएगा A30 कहा जाए, ये बराबर हो जाएगा A + n - 1
ए का मान 400 प्लस n-1, n का मान 30 -1 इंटू डी का मान गुणे 400। यहाँ देखेंगे 400 डन 29 गुणे 400 बराबर हो जाएगा 400 डन 29 में 400 का गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 11,600। यह जोड़ने पर आपका हो जाएगा कुल 12,000 रुपये। इस प्रकार आपका 30 वर्ष के अंत में 12,000 रुपये आपका यह ब्याज हो जाएगा। इसके बाद 14वां क्वेश्चन इसी में है कि एक टैक्सी का किराया प्रथम किलोमीटर के लिए 15 है और प्रथम किलोमीटर के बाद अतिरिक्त किराया ₹8 है, तो प्रत्येक किलोमीटर के बाद कुल किराया 15,888 समांतर श्रेणी में नहीं है। क्या कथन सत्य है? कारण दीजिए। तो यह कथन जो है सत्य नहीं है, क्योंकि हर किलोमीटर में बढ़ेगा तो उसका 15 में 8 जोड़ता जाएगा, 15 धन 8 फिर 8 इस तरह से जोड़कर बनाएंगे। तो वह सवाल इस तरह आप लोग लगा लीजिएगा, उसमें कोई यह नहीं है, सिर्फ यह बताना है कि वह समांतर श्रेणी में है या नहीं है।